जोहार, नमस्कार। जैसे जैसे युग आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे बेज़रूरत भी शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है। शहरों की आबादी बढ़ने के पीछे जो एक बड़ा कारण है वह कारण है गांव में रोज़गार का कम होना। गांव में जो लोग हैं या शहर में जो लोग हैं उनकी पढ़ाई पूरी की पूरी सर्विस बेस्ड सिलेबस बनाना और उसी पर पढ़ाई करना, श्रम के प्रति सम्मान नहीं होना, व्यक्ति के प्रति आदर भाव नहीं होना, गुणीजन के प्रति आदर भाव नहीं होना, सिर्फ उसके प्रति आदर भाव होना जो सबसे ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा कर लिया है। जिसके पास संपत्ति है रोजगार भी वही सृजित कर रहा है। कैसे संपत्ति इकट्ठा की इसका कोई हिसाब किताब कोई किसी से पूछने वाला नहीं है। नतीजन गांव से बड़े पैमाने पर लोग इस आस में शहरों की ओर आते हैं कि शहरों में उनको रोजी रोटी का जुगाड़ हो जाएगा, रहने का जुगाड़ हो जाएगा और एक अच्छा खासा पैसा कमा करके अपने परिजनों को बेहतर ढंग से रखने की कोशिश करेंगे। होता उल्टा है। खास करके कोविड काल में हमने देखा, अभी भी देख रहे हैं, कोविड के पहले भी झुग्गियों में जो जीवन है, जितना खराब जीवन है हम लोग अंदाज नहीं कर सकते। तमाम शहरी निकायों की यह जिम्मेदारी बनती है, उनकी अकाउंटेबिलिटी तय की गई है कि वे नागरिक सुविधाएं मुहैया कराएं। नागरिक सुविधाएं में मूल रूप से पानी चाहिए। हर किसी को पानी चाहिए जीने के लिए। सब काम पानी से ही होता है। दूसरे, जो मल और जल है उसकी निकासी के लिए सीवरेज और ड्रेनेज की व्यवस्था हो प्रॉपर, नहीं तो रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और तीसरे कि कूड़ा कचरा जो इकट्ठा हो रहा है उसको नियमित रूप से उठाया जाए। जो टैक्सेशन है वह टैक्सेशन संतुलित ये करके लगाया जाए ताकि उस पर बहुत बोझ नहीं पड़े। और आप जो भी टैक्स ले रहे हैं उस टैक्स के एवज में आप अपने नागरिक को, नगरवासी को क्या दे रहे हैं इसकी समीक्षा करें। इसीलिए नगर निकाय है। नगर निकाय खास करके राजधानी की, जहां सबसे बड़ी आबादी बसती है और लगातार यह आबादी बढ़ती जा रही है। झारखंड बनने के बाद तो हद हो गई, 10 गुना से ज़्यादा आबादी में वृद्धि हो गई। हैफाजार्ड मोहल्ले बसे, झुग्गियाँ जो भी बसी हों, लेकिन मोहल्ले जो बसे वहाँ पर ड्रेनेज सीवरेज की व्यवस्था नहीं है। वो जो नियमित हैं, वो जो अनियमित हैं, दोनों की लगभग यही स्थिति है। ड्रेनेज सीवरेज बनाने के काम चल रहे हैं। तो हम आज बात करेंगे राजधानी में नगर निकाय यानी रांची नगर निगम की। हमारे साथ बात करने के लिए फिलहाल हैं व्यवसायी और सामाजिक कार्यकर्ता प्रभाकर अग्रवाल जी। स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं विकास चंद शर्मा जी जो शिक्षक भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी। आप दोनों का स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने वाले हैं नगर आयुक्त रांची नगर निगम के मुकेश कुमार जी। हम इंतजार करेंगे तब तक हम लोग अपनी बातचीत करते हैं और हम कोशिश करते हैं उन चीज़ों को निकालने का जो शहरी निकाय करना चाहिए वो नहीं कर पा रही हैं। हाँ प्रभाकर जी, आपको क्या लगता है कि रांची नगर निगम को क्या क्या करना चाहिए, जो उसका दायित्व है, उसमें क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, आपको क्या लगता है? इधर हाल के वर्षों में रांची नगर निगम ने कुछ अच्छे काम किए हैं जो कि पहले हम लोग नहीं देखते थे। जैसे साफ़ सफाई के काम में कुछ तरक्की हुई है, क्योंकि पहले हर मोहल्ले में, हर गली में कचरे के बड़े बड़े ढेर नज़र आते थे। तो घर से कचरा निकाल कर लोग बाहर ढेर इकट्ठा कर देते थे। शायद अब जो है वो ढेर कहीं नज़र नहीं आएगा। तो ये एक अच्छा काम हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल से कचरे का निपटान, उसका डिस्पोज़ल, फाइनल डिस्पोज़ल, ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है जो कि रांची नगर निगम को इंदौर के नगर निगम से सीखना चाहिए जी। इंदौर ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर रखी है। उन्होंने जीरो रिमाइंडर, मतलब जितना भी कचरा निकल रहा है उसको रिसाइकिल करके या फिर उसको डिस्पोज करके, जैसे भी हो, मतलब उसमें से कुछ भी बचना नहीं है। जैसे वो कचरे को 2 भाग में बांटते हैं, उन्होंने पूरा मैकेनाइज भी कर रखा है। तो कचरे को 2 भाग में बांटते हैं, बायोडिग्रेडेबल और बायो नॉन डिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल को वो कंपोस्ट खाद बना देते हैं
और उसमें मीथेन गैस भी निकलती है, तो दोनों का यूटिलाइजेशन हो जाता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल में जो उनकी मशीन लगी हुई है, बहुत बड़ी मशीन लगी हुई है, वो खुद ही चलाते हैं, और उससे क्या है कि वो 27 तरह के कचरे अलग करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। उसमें जो प्लास्टिक निकलता है उनका, प्लास्टिक पॉलिथीन वगैरह, उससे वो डीजल बनाते हैं। तो डीजल का भी प्रोडक्शन हो गया और सभी कचरे रिसाइकिल होकर कहीं ना कहीं यूज़ हो गए। ऐसे बहुत से उसमें कचरे थे जिनको कि वो ब्रिक्स बना देते हैं और वो दूसरे मटेरियल बना देते हैं जो कि सड़कों में काम आते हैं। कहने मतलब ये है कि जीरो, वहाँ पे जो भी वेस्टेज है या जो भी कचरा है उसमें से जीरो ही कहीं पे नज़र आता है। उनकी एक जगह थी जहाँ पर कि शायद 3.5 लाख टन कचरा इकट्ठा था। तो 3.5 ऐसे उससे काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में इकट्ठा था। तो उन्होंने पहला तो उद्देश्य ये किया कि जो डेली कचरा निकल रहा है हम लोग उसको 100% निपटाने की कोशिश करें, उसके बाद फिर इस पर हाथ डालेंगे। तो उन्होंने उसको भी जीरो कर दिया और वहाँ पर उन्होंने 100 एकड़ ज़मीन फ्री की जहाँ पे कचरा रखा, जैसे हम लोग रांची में झीरी में रखते हैं कचरा पूरे शहर का ले जाके, जो कि और भी अनहाइजीनिक है। तो वहाँ उन्होंने उस पूरे एरिया को 100 एकड़ को फ्री किया और वहाँ पे बढ़िया गार्डन बनाया है, उसमें फ्लोरिकल्चर कर रहे हैं, पार्क वगैरह बनाया है। तो ये इसलिए आज इंदौर नंबर 1 है पूरे इंडिया में। तो हम लोग जो इधर उधर भागते हैं, सिंगापुर जा रहे हैं, कभी बाहर दूसरे देश में जा रहे हैं, तो हम लोग अपने नगर निगम जितने भी, मैं केवल रांची की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर कि एक पूरा रोल मॉडल आपके पास तैयार है इंदौर के रूप में, वहाँ जाकर देखना चाहिए और उसको कॉपी करना चाहिए। 100% कॉपी कीजिए, बहुत अच्छी बात है। तो कहने मतलब ये है कि कचरा जो हम लोग घर से निकालते हैं, वहाँ से निकालने के बाद उसका फाइनल डिस्पोजल कि हमारे आसपास उसको ऐसी जगह, जैसे झीरी में डाल दिया तो किया क्या, एक जगह से उठा के सवाल प्रभाग यह प्राथमिकता हो सकती है कि हम शहरों को जो हिफाजत बसे हुए हैं उनको ठीक ढंग से बसाएं। झुग्गियों को अगर रेगुलराइज कर रहे हैं तो उन झुग्गियों में भी तमाम नागरिक सुविधाएं जो है वो दें, लेकिन वहाँ सीवरेज ड्रेनेज हो। क्या प्रभाकर जी? एकदम नहीं, वहाँ बिजली की व्यवस्था हो, स्ट्रीट लाइट हो, इसलिए कि भारत का नागरिक वह भी है, जीने का हक उसका उतना ही है जितना कि और किसी का है, और वो भी सम्मान के साथ, लाइफ विथ डिग्निटी। दूसरे की झुग्गियों में बसते कौन लोग हैं? झुग्गियों में वो लोग ज्यादातर बसते हैं जिनका कहीं कोई माई बाप नहीं है आज के कानून में। तो क्या यहाँ आने के बाद भी उनको जिंदगी नहीं मिलेगी जब इसका जिसको मन करेगा बुलडोजर चला देगा, जब जिसको मन करेगा उजाड़ देगा? यह एक सवाल है जी प्रभाकर जी। इसमें हम लोग फिर वापस सिंगापुर की तरफ चलते हैं। सिंगापुर गवर्नमेंट में शुरू में जो मिस्टर ली वहाँ के प्रेसिडेंट थे, वहाँ भी ये प्रॉब्लम थी कि झुग्गियाँ बहुत थीं और लोग उनमें बहुत गरीब लोग रहा करते थे, बहुत गंदे तरीके से रहते थे। तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो जो सार्वजनिक जीवन है, आम आदमी का जो जीवन है, एक तो वो गड़बड़ हो जाता है, पूरा ही अस्वस्थ हो जाते हैं वो। दूसरा क्या है कि पूरे देश की छवि खराब होती है, जब भी वहाँ कोई जाएगा देखा बड़ी गंदगी है। तो मिस्टर ली ने क्या किया कि उसमें से कुछ एरियाज़ में सिलेक्ट कर लिया कि यहाँ के लोगों को हमको हटाकर बसाना है। तो उन्होंने कुछ डेवलप किए मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स, जिसमें कि छोटे छोटे फ्लैट्स थे और उनकी कीमत बहुत कम उन्होंने रखी और उसमें सारी फैसिलिटीज़, नीचे गार्डन वगैरह भी है, चिल्ड्रंस पार्क भी है, और उसमें फिर पूरे एक एरिया के लोगों को अलॉट कर दिया, वो एरिया खाली करा दिया और उस एरिया के लोगों को ला के उसमें बसा दिया और फिर जो एरिया खाली हुआ वहाँ उन्होंने डेवलप किया। तो इस तरह से आज जो सिंगापुर हम लोग देखते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप उन्होंने डेवलप किया है। तो हमारे यहाँ तो अभी एक शायद वो प्राइम मिनिस्टर लाइट योजना या क्या थी, नहीं, स्टेप बाय स्टेप अगर होगा भी तो एक चीज़ तो है ना कि वहाँ आने वाला जो पलायन है, गांव से पलायन, वो रुक नहीं रहा है। वो तो रुकेगा नहीं, वो नहीं रुकेगा, दूसरी झुग्गी बसेगी। हम ये कह रहे हैं गांव में ही सम्मानजनक रोजगार की अगर व्यवस्था हो, जो आज भी उतना ही पॉसिबल है जितना 1950 में था, अंग्रेजों के काल में था। एग्रीकल्चर एंड एलाइड, बगैर उसके हम जी ही नहीं सकते हैं। एग्रीकल्चर एलाइड में एम्प्लॉयमेंट जो है मैक्सिमम वो किया जाए, कैसे हो सकता है? ये एक रास्ता निकल सकता है कि वहाँ स्कूल की अच्छी व्यवस्था हो, वहाँ स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था हो। अब जैसे तैसे वहाँ अंग्रेजी स्कूल खुल गए हैं, बड़ी मुश्किल से लोग दिन भर हाथ तोड़ परिश्रम के बाद कमाते हैं और कमा करके अंग्रेजी स्कूल को दे आते हैं, जो खुद अंग्रेजी नहीं लिख सकते, अंग्रेजी कैसे लिखी जाती है, दे आते हैं कि बच्चा हमारा इससे निकल जाए। बच्चा निकल करके दिल्ली भाग जाता है, बच्चा निकल के वो जाता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका बच्चा भाग जाता है, विदेश भाग जाता है, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनका बच्चा दिल्ली भाग जाता है। इसमें सामंजस्य कैसे होगा? और सामंजस्य करके
जो शहर हैं उन शहरों को कैसे दुरुस्त किया जाएगा, इसलिए कि शहर तब दुरुस्त होंगे जबकि इसकी एक प्लानिंग होगी। आपने अगर दिल्ली पढ़ी होगी तो दिल्ली में लिखते हैं खुशवंत सिंह कि लुटियन ने जब दिल्ली की कल्पना की, सबसे पहले पूरा नक्शा बन जाने के बाद में 2-3 चीज़ों, जल स्रोत को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, पुराने जल स्रोत को हिफाजत से रखें, और दूसरा ये कि पूरे दिल्ली को पेड़ पौधे से पाट दें, बिल्डिंग बनती रहेंगी और इसी के साथ ये ग्रोथ उठता जाएगा। दिल्ली में आज जो जंगल दिखता है वो लुटियन का कमाल है, तो लुटियन कोई क्यों नहीं मिल सकता है अपने यहाँ? देखिए, सबसे पहले तो जरूरी है कि सही लोग मिलें, सही जगह पर सही लोग और सही मानसिकता के साथ मिलें। अपने यहाँ जो जैसे गाँव में भी जो BDOs या दूसरे पदाधिकारी है, SDO एग्रीकल्चर वगैरह पदस्थापित हैं, उनको अपनी ड्यूटी नहीं समझ में आ रही कि हमारी ड्यूटी क्या है। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगा, जनरली जब हम लोग बात करते हैं तो शिक्षा की जो कमी की बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं शिक्षा हमारी रोजगार परख हो गई है और शिक्षा से संस्कार खत्म हो गए हैं। मेरे ख्याल से ये गलत है, इसलिए कि संस्कार अपनी जगह पर है, वो तो आप रोजगार परख बनाते हुए, स्किल डेवलप करते हुए भी संस्कार डाल सकते हैं, और नहीं तो संस्कार आएगा ही नेतरा डालता है ना। हाँ, नेतरा डालता है ना एकदम। तो ये चीजें जो एक भ्रम पैदा किया जाता है, ये इस भ्रम को पहले दूर करना चाहिए। टोटलिटी में जब चीजों को नहीं देखेंगे तो एक एंगल से देखें तो भ्रम तो पैदा होगा। और रोजगार तो बहुत जरूरी है। मैं स्कूल में जाकर पढ़ाता हूँ लड़कियों को। एक मिनट, जैसा विकास जी से बात करते हैं। विकास जी, ये हम जानना चाहते हैं कि जो न्यूनतम सुविधाएं चाहिए नागरिक को, क्या न्यूनतम सुविधा चाहिए शहर के नगर निकाय से? बिजली, पानी, आवास। हाँ, बिजली, पानी, कूड़े का निपटान, हाँ। साथ में शिक्षा और स्वास्थ्य भी। हाँ। शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसा हो जो कि पब्लिक के पॉकेट के अकॉर्डिंग हो। तो वो तो मिक्स्ड है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल से नगर निगम के भी स्कूल हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल भी हैं। इस शहर में तो भांति भांति के स्कूल हैं ना। नगर निगम के स्कूल शायद नहीं। हाँ, है ना। हाँ हाँ, नगर निगम के स्कूल भी, नगर निगम का अस्पताल भी है, सदर अस्पताल भी है ना। SC के लिए अलग स्कूल है, BC के लिए अलग स्कूल है, ST के लिए अलग स्कूल है, अभी भी है। तो ये जो है, और सब लोग भाग रहे हैं प्राइवेट स्कूल की तरफ से, जबकि बेस्ट टीचर है सरकारी स्कूलों में। हम ये कह रहे हैं कि जो मूल नागरिक सुविधाएं आप कह रहे हैं, बिजली विभाग देता है, उसमें नगर निगम का कोई दोस्त नहीं। कांके डैम जो है PHED का है, वहां से पानी जब फिल्टर से प्लांट करके उस पर टंकी में डाल देता है, तब नगर निगम की स्थिति आती है, तब नगर निगम पानी का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। पाइप खराब हो जाए तो आप नगर निगम को खोजेंगे कि PHED को खोजेंगे? खोजते रहिए। तो ये एक आदमी कोई अकाउंटेबल है, एक निकाय अकाउंटेबल है, जहाँ की पूछा जा सके कि भाई हमारा पानी का पाइप क्यों टूटा हुआ है, महीनों से क्यों टूटा पड़ा है, हमको पानी क्यों नहीं आ रहा है। कहाँ पूछेंगे हम? कहीं पूछेंगे तो जी। हमारा कचरा क्यों नहीं जा रहा है, गाड़ी क्यों नहीं आ रही है, वहाँ समस्या हो सकती है, हमारी भी समस्या है। दोनों के मिलकर के बीच का रास्ता क्या हो सकता है? आपने जुर्माना तय कर दिया कि अगर कचरा बाहर फेंकेंगे तो आपको जुर्माना लगाया जाएगा, लेकिन हमारे लिए कचरा गाड़ी अगर नहीं आ रही है, कचरा नहीं उठाते, हम करेंगे क्या कचरे का? उसका भी दम घुट जाएगा हमारा ना, कहीं ना कहीं तो फेंकेंगे ही। और अगर उसका भी जुर्माना लगा देते हैं तो देखने और सुनने में तो लगेगा ये न्याय की बात है, लेकिन अंतर्गतवा इसका परिणाम आपस में खींचातानी, लोगों में मनमुटाव, और जो एक अच्छा शहर बनाने का मतलब अच्छा समाज बनाना है। और वहां पे क्या होगा कि पेनाल्टी सॉल्यूशन नहीं है किसी भी चीजों का। आप पेनाल्टी से मतलब हेलमेट आदमी जस्ट इसलिए पहन रहा है क्योंकि उसको लगता है कहीं चालान ना कट जाए। जिस दिन ये भाव हो जाएगा कि हमें अपने परिवार और समाज को सुरक्षित रखने के लिए हेलमेट पहनना चाहिए, वो भाव जगाने के लिए द्विपक्षीय पहल होना चाहिए। पानी जो एक बड़ी समस्या है, उस समस्या का समाधान ढूंढना बहुत जरूरी है। नल जल योजना उस समस्या को और बढ़ाएगा, इसलिए कि झारखंड के लेवल पर अगर आप देखिए तो झारखंड के लेवल पर जो टोपोग्राफी है वह एक्विफर अलग अलग बने हुए हैं। तो जो पानी अंदर उसको तो आप निकाल लेंगे 6 महीने में, साल भर में, 1 साल में, 2 साल में पानी निकल जाएगा, फिर पानी उसमें आप डाल नहीं रहे हैं, तो जो पानी है भी वो पानी खत्म हो जाएगा। तो उसकी व्यवस्था नगर निगम को सोचनी चाहिए कि भाई इतने लोगों को पिलाने का पानी हम कहाँ से लाएंगे? नदियाँ सूख गई हैं, नदियों में पानी है नहीं कि आप नदी से पानी लेकर के आएंगे। एक बड़ी ये क्या नाम है, बड़ा उद्योग जिसका पानी खत्म हो गया था, तो उसके लिए एक स्पेशल डैम बनाया गया, चांडिल डैम, क्योंकि पानी। तो ये हमको लगता है, प्रभाकर जी आप
क्या रहा है? तो ये सरकार को दो चीज़ें क्लियर करनी चाहिए। एक तो जो वाटर टैक्स ले रहे हैं, तो पानी कब देंगे, उसकी आपूर्ति किस समय होगी, और मेरे मोहल्ले में या हर मोहल्ले में कौन कौन से पाइपलाइन जा रहे हैं, ये अनाउंस्ड होना चाहिए। और ये अनाउंस नहीं करना बहुत बड़ी बेईमानी, इसको मैं बेईमानी ही कहूँगा, क्योंकि आप टैक्स पूरा ले रहे हैं, अब टैक्स की कमी नहीं रही। तो ये एक जो है व्यवस्था होनी चाहिए। और वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बहुत स्ट्रिक्ट कानून तो आपने बनाया, छूट भी दी कि वाटर ये होल्डिंग टैक्स में इतनी छूट मिलेगी थी, वाटर हार्वेस्टिंग आपने बना रखा है। लेकिन अब वाटर हार्वेस्टिंग के मॉडल्स तो सजेस्ट कीजिए, हर घर के लिए अलग अलग मॉडल होगा, वो नक्शा बना के बताइए कि आप यहाँ, या घर घर जाके बताइए आप कैसा कीजिए, तो लोग करेंगे। तो वाटर मैनेजमेंट हमारे यहाँ जरूरी है। वाटर मैनेजमेंट के लिए जो इन्होंने बताया कि 3 कैचमेंट एरिया बनाए गए थे, हटिया डैम, कांके डैम और रुक्का डैम। इन तमाम तीनों में, रुक्का में थोड़ा कम है, कांके डैम में तो नदी ही मर गई, उस पर मोहल्ले बस गए। तो बरसात का पानी जो उसमें जाता है कांके डैम में, वही भर है, वो खींचता है, 1/3 को वो देता है किसी ढंग से। एक रुक्का है जो जिंदा है। अब पतरातू पर निगाह सबकी है कि पतरातू से पानी लाया जाए, उसके लिए जो व्यवस्था है। हम ये कह रहे हैं कि लोकल स्तर पर पानी स्टोर करके, जो पहले हमारे जो अनपढ़ पूर्वज थे, उन लोगों ने तालाब बना रखे थे, जो तालाब जल स्रोत को वो करते थे, जिंदा रखते थे, भूमिगत जल को जिंदा रखते थे, उनको फिर से जिंदा कर दिया जाए। जिन लोगों ने कब्जा कर लिया उसको हटा दिया जाए, उसको फिर से जिंदा किया जाए। नदियां अगर नहीं जिएंगी, तालाब भी नहीं जिएंगे। पानी की समस्या का समाधान तो वहां स्थानीय स्तर पर भी खोजना पड़ेगा। हम स्थानीय स्तर पर समाधान क्या खोजते हैं? बोरिंग कर देना। ये समाधान नहीं है। आप कल 1000 फीट जाइएगा, 2000, उसके बाद कहाँ जाइएगा? इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ों हैं जिस पे हम लोग ध्यान दे सकते हैं सब लोग मिल के, कि आज के डेट में हर आंगन जो है वो टाइल्स, मार्बल या ईंट का बना हुआ है। पहले जो हमारे आंगन में थोड़ा किचकिच सा होता था, बारिश के समय मिट्टी का होता था, उससे पानी रिश्ता था, चला जाता। हर व्यक्ति अपने स्तर पे जो उसके हिस्से में 1 फीट बाई 1 फीट का भी आंगन है, उसको भी सीमेंटेड कर चुका है। ये जन चेतना जागनी चाहिए कि ये पानी जो हम रोक के नाली में बहा रहे हैं, वो चीज़ जमीन के अंदर हम कैसे भूगर्भ जल को पुनः रिचार्ज करने के काम में ला सकते हैं। दूसरा, जो तालाब बनते हैं, इन तालाब का साफ सफाई के बीच में एक बड़ी वर्ग राजनीति आ जाती है। निगम एक तालाब को साफ करना चाह रहा है, उसके बीच में अभी काम शुरू हुआ भी नहीं, इस बात को लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये तालाब में छठ पूजा होगा कि नहीं होगा। छठ पूजा हो या कोई और पूजा हो, लेकिन उससे पहले ज़्यादा जरूरी है मनुष्य का जिंदा रहना, और जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए। तो वहाँ पे हमें अपनी प्राथमिकता को, आम आदमी को अपनी प्राथमिकता बदलनी होगी कि हमारी प्राथमिकता जिंदा रहने के लिए पानी है, तो इसमें वर्गीय या वर्ण प्राथमिकता को थोड़ा सा अनदेखा करना होगा। ये मेरा विचार है। इसमें मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि पता नहीं वो वर्केबल है कि नहीं, जितनी नालियाँ हैं उनका जो बॉटम है उसको हम लोगों को पक्का नहीं करके उसको मिट्टी का कर देना चाहिए। तो कम से कम नालियों से जो पानी बह रहा है, नहीं, उसमें खतरे दूसरे हैं। खतरे दूसरे इसलिए हैं कि वो गंदा बैक्टीरिया जाएगा अंदर जाकर के उसको बर्बाद करेगा। बहुत दूर है वो, तो बीच में लेयर बहुत लंबी वो जाएगा ही जाएगा। उसका रास्ता जो आपने बताया ना, ये कचरा निपटान का जो तरीका आपने बताया इंदौर का, उसका तरीका यही हो सकता है कि ट्रीटमेंट करके उसका इस्तेमाल किया जाए, रीयूज। 3 तरह के पानी हो जाए, जो दिल्ली कर रहा है, 3 तरह का पानी हो जाए तो बात बन जाएगी। एक जो जनरल आपको ये फूल पटाना है, गाड़ी धोना है, इसका इस्तेमाल करिए, और दूसरा इस्तेमाल जो नहाने का करना है, और तीसरा पीने के पानी का इस्तेमाल करना है। आजकल तो पूना जैसे शहरों में जो बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, उसमें कंपल्सरी है कि वो जो उनका पानी निकल रहा है उसको रिसाइकिल करके और फिर से वो दें उसमें, तो उसको वो टॉयलेट में इस्तेमाल करते हैं, और या फिर जैसे आप बतला रहे हैं फूल पत्ते गार्डनिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो ये अपने आप में यूटिलाइजेशन हो गया, रिसाइकलिंग भी हो गई। गवर्नमेंट मूल प्लानर है, उसके पास विजन है, इसीलिए लोग वोट देते हैं कि यहाँ जाकर के हमारे लिए बहुत बढ़िया काम करेगा। उस विजन को जो नौकरशाह और कानून है उसके मुताबिक मिला करके चीजों को बनाना, यही काम है राजनेताओं का। लेकिन राजनेता करते क्या है? वो कर रहा था इसलिए हम नहीं करेंगे, वो कर रहा था इसलिए हम नहीं करेंगे। कंटिन्यूटी नहीं है।
तो ये कंटिन्यूटी अगर नहीं हो, बल्कि डिसकंटिन्यूटी है। उन्होंने किया तो हमको नहीं करना है। नहीं, एक जो हम लोगों के ये नगर का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि हमने जितना पानी अंदर था सबको निकाल लिया है। बहुत कम पानी बचा हुआ है। बोरिंग पर बोरिंग कराए जा रहे हैं। बोरिंग करने वालों की ये आ गई है, चांदी हो गई है कि बोरिंग कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पानी नहीं है। तो पानी की हम क्या व्यवस्था करें? संयोग से पिछले 2 साल पानी कोविड में बहुत बढ़िया हुआ था, इसकी वजह से डैम हमारा अभी तक पानी खींच रहा है, नहीं तो यहाँ भी पानी का संकट हो जाता है, उसका राशन होने लगता। हटिया डैम पूरा का पूरा आपका जो है ये सिल्टेशन से भर गया है। कुछ हटाया गया, उसको कुछ को कोशिश की गई, लेकिन बहुत बात बनी नहीं है। एक है रुक्का डैम, जैसे कि आपका रुक्का डैम से कितनों को पानी दीजिएगा, क्या कि आबादी तो रोज बढ़ती जा रही है। आपने जब बनाया 1952 में ये तीनों डैम, 55 में, उस समय की आबादी देखिए और आज की आबादी देखिए, 10-20 गुना बढ़ गई। जनसंख्या की बढ़ोतरी देखिए, आबादी जनसंख्या दोनों, जो लोग यहाँ लोकल लोग थे उनकी भी जनसंख्या बढ़ी, गांव से लोग भाग करके शहर आए उनकी भी बढ़ी, जो नौकरी करने आए यहीं बस गए उनकी भी बढ़ी, और इस तरह से 20 गुना के आसपास आबादी बढ़ गई। जल स्रोत वही 3, बाकी जो जल स्रोत हमको बोरिंग को पानी देते थे वो सब पर सब हमने कब्जा कर लिया, गंदा कर दिया। लेकिन पानी तो निहायत जरूरी चीज है, पानी तो चाहिए। तो ये जो नाले सीवरेज ड्रेनेज हैं, सीवरेज ड्रेनेज को कैसे हम मैनेज करें, कैसे ट्रीटमेंट करके इसके उपयोग में लाने का कोशिश करें, एक तो ये हो सकता है। दूसरे कि हमारे जो जल स्रोत हैं उनको दुरुस्त करें, और तीसरे ये कि पीने का पानी जो आदमी के स्वस्थ रहने के लिए निहायत ही जरूरी है। सबसे ज़्यादा बीमारियां पानी से होती हैं, तो पीने का पानी सबको बेहतर क्वालिटी का उपलब्ध हो, जैसा पानी चाहिए उस तरह का उपलब्ध हो। ये व्यवस्था हमको लगता है कि निगम को करनी चाहिए। क्या विकास जी? जी सर, जनता के स्तर पे एक बहुत छोटा सा दिखने वाला पानी का वेस्टेज है, आरओ से निकलने वाला पानी। इस पानी को हम अगर मैनेज कर पाएँ व्यक्तिगत स्तर पे कपड़ा धोने में या फूल बगीचा बचाने, तो वो भी पानी बचाने में एक व्यक्ति का, एक परिवार का बड़ा सहयोग होगा। एक क्या नहीं लगा हुआ है जी, लगा तो लगभग सब घरों में। उससे कितना पानी हो रहा है, कितना पानी बर्बाद हो रहा है, ये कोई जानता नहीं है, कोई कैलकुलेट नहीं करता है। अपार्टमेंट की नालियों में हमेशा निरंतर 24 आवर पानी बहते रहता है, वो आरओ का पानी है। आरओ से जो वेस्टेज निकला हुआ पानी है, जो कि लोग कहते हैं 1 लीटर पानी निकालने में 4 लीटर वेस्टेज जाता है, तो हम 4 गुना पानी वो जो वेस्टेज जा रहा है वो कपड़ा तो धुल ही सकता है, बगीचा तो। इस पानी को लेके अपार्टमेंट सबको सामूहिक व्यवस्था करनी चाहिए, और जैसे हरमू हो गया या फिर जहाँ लोग व्यक्तिगत मकान बनाए। प्रभाकर जी उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, अपार्टमेंट गांव बसे हुए हैं, बस्ती बसी हुई है, एक अपार्टमेंट। इन लोगों को भी जल का संकट उतना ही है। तो जो आपने बताया पुणे का या कहीं का, वह व्यवस्था अगर वो अगर व्यवस्था अपने यहाँ लागू करनी चाहिए नगर निगम को, कि कोई भी यदि इतने फ्लैट का अपार्टमेंट है तो उनको अपने पानी को रीयूज करने के का प्लांट लगाना पड़ेगा, और इतना % पानी उनको रीयूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको फिर बाहर से वो सप्लाई नहीं मिलेगी। तो ये तो नगर निगम ही कर सकता है, क्योंकि सेल्फ यदि कोई चाहे कि, जैसे विकास जी ने कहा कि वो उनको करना चाहिए, तो सेल्फ कोई नहीं करता। जब तक फायदा हो रहा है चल रहा है, और जब तक ऊपर से डंडा नहीं बरसेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। 5 करोड़ में आप फ्लैट बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो उसमें 1 लाख और जोड़ दीजिए। 1 लाख जोड़ दीजिए, 5 लाख जोड़ दीजिए, जोड़ करके उनको कहिए कि भाई ये व्यवस्था हमको करनी है, वो व्यवस्था करिए। उसे मीथेन गैस निकाल करके आप सप्लाई करिए, लोग को भोजन बनेगा, कुकिंग गैस के रूप में इस्तेमाल होगा, बिजली के रूप में इस्तेमाल होगा, उसे मोटर चलाइए, जनरेटर चलाइए। उसी अपार्टमेंट में हो सकता है, ये कह रहे हैं। ये बहुत सारे रास्ते निकल सकते हैं। सोलर आप लगाइए, ये व्यवस्था हो सकती है। बहुत सारे रास्ते निकल सकते हैं, रास्ता निकालना चाहे, लेकिन रास्ता निकालने में गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना मस्ट है। नगर आयुक्त ने समय दिया था, हमको लगता है कि पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन वो रहते तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता चीज़ों को समझने में कि उनकी क्या परेशानी है, नगर निगम की क्या परेशानी है, तब चीज़ें बेहतर ढंग से निकलती हैं। इसीलिए हम एक बार वहाँ वापस चलेंगे क्या, वो गाँव से पलायन कैसे रोका जाए। पलायन पर हम बात करेंगे, हम शहरी निकाय पर बात कर रहे हैं, पलायन पर हम बात करेंगे। दूसरा ये कि स्वास्थ्य, हम नगर निगम के होल्डिंग टैक्स में स्वास्थ्य कर भी देते हैं, लेकिन उसके एवज में हमको जो मिलना चाहिए, स्वच्छ पानी, स्वच्छ वातावरण, वो नहीं मिलता। चिकित्सा, तीनों चीजें जुड़ी हुई हैं। तो ये तीनों चीजें आपको क्या लगता है कैसे हो जाएगा?
गवर्नमेंट ने बड़े पैमाने पर हॉस्पिटल खुले पिछले 20 सालों में। अगर देखिए तो हॉस्पिटल्स की संख्या में हमको लगता है कि 2-3 से ज़्यादा का इजाफा हुआ है, लेकिन उस अनुपात में मैन पावर नहीं है। शहर में होर्डिंग से हॉस्पिटल का दिखता है। हाँ, और निगम को आप नहीं, वो जो हॉस्पिटल का दिखता है वो तो होटल है। होटल वो तो होटल है, 5 स्टार होटल, 5 स्टार होटल है। हाँ। और निगम को आप कितना भी सक्षम बना दीजिए, अगर निगम ये मैसेज बनाने में सफल नहीं रहता है कि वो जनता के लिए है, तो निगम को कुछ भी लागू करना आसान नहीं होगा। वो और जनता एक दूसरे के विरोध में काम कर रहे हैं, और इसके लिए पहल निगम को करना होगा, बजाय कि जनता जाके। और एक जो कम्युनिकेशन चैनल है निगम के पदाधिकारियों का जनता के साथ, उसके बीच में मीडिएशन कम से कम हो, तब वो जो योजना लाएंगे उसको लागू करना, जनता एक्सेप्ट कर लेगी कि ये हमारे हित के लिए है, तो निश्चित तौर पे इसमें निगम को फायदा होगा। लोग आगे बढ़ के, निगम 1 कदम बढ़ाएगा, जनता 2 कदम बढ़ाएगी। लेकिन निगम अगर ये सोच के काम करेगी, योजना बनाएगी ना कि हम तो यहाँ के शासक बैठे हैं, एम्पायर मेरा है, हम जनता पे थोप देंगे, जनता झक मार के हमारी करेगी, तो आप योजना बनाते रह जाइए, योजना फेल होते रहेगा, और इसी तरह हम लोग चर्चा में रहेंगे, परिणाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। निगम को ये मैसेज बनाना होगा कि हम आपके लिए हैं, आप जनता निगम के लिए है, ये मैसेज को पलटना पड़ेगा। वो रूल बना दे, जनता को मानना बाध्यता है। कॉन्स्टिट्यूशन आपका तो यही कहता है कि अमल में अमल में लेकिन एक चीज मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि जनता और निगम दोनों के बीच में जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, हम लोग उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं, जबकि उन्हीं की बात करनी चाहिए। एक एक वार्ड से वो इलेक्ट होकर आए हैं, तो उनकी ड्यूटी बनती है कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं लाभकारी, चाहे वो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना हो, या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना हो, या फिर बीमा योजना, प्रधानमंत्री बीमा योजना हो, क्या वो ये जानकारी अपने वार्ड, उनका तो छोटा छोटा वार्ड है, तो अपने वार्ड के सभी लोगों तक पहुंचाया है उन्होंने? इसकी भी मार्किंग होनी चाहिए, कहीं पे इवैल्यूएशन होना चाहिए। तो हमको नहीं लगता है कि उसमें 2-4 को छोड़ के किसी ने भी जागरूकता पैदा की होगी। नंबर 2, उनकी ड्यूटी बनती है कि उनके मोहल्ले में या उनके वार्ड में जो लोग इसके डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं इन लाभों के, उनको फॉर्म भरवाएं और उनका काम करवाएं। विकास जी, आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल विजन की कमी की वजह से ये सारे दुष्परिणाम हो रहे हैं? बिल्कुल। क्या रास्ता हो सकता है? विजन कोई इंजेक्शन तो है नहीं, कोई टेबलेट तो है नहीं, खिला दिया जाए और वो डाला जाए, क्या रास्ता है? जनता कोई सोचना पड़ेगा, जनता कोई देखना बिल्कुल पड़ेगा। मेरी व्यक्तिगत राय में अगर बात करें तो ये जो समस्या है वो जमीन से उठना चाहिए, और निदान का विकल्प जो है, इसका जितना भी विकल्प है वो जमीन से ही आना चाहिए। आमतौर पे यहाँ पे हम बहुत ही क्वालिफाइड एक्सपर्ट को जब लगाते हैं तो एक गैप पड़ जाता है। एक गैप पड़ जाता है कि आमतौर पे हमारे यहाँ जो शीशा का दरवाजा होता है उसको खोल के घुसने का हिम्मत रखने वाले लोग नहीं है, सीधे और सरल लोग हैं। तो वो जो आते हैं एक्सपर्ट, वो जनता के अंतिम रूह तक नहीं पहुंच पाते हैं। ये गैप को खत्म करना होगा, और समस्या भी वहीं से लेना होगा, और निदान का विकल्प भी वहीं से लेना होगा। अगर हम विकल्प के लिए एसी चेंबर में बैठ के प्लान करते हैं तो वो जनता के हित में नहीं होगा, और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करने की बात का जो एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसका सुपरविजन कौन करेगा, सुपरविजन करने में कौन अधिकृत होंगे, इन सब चीजों को व्यवस्था में लागू शामिल करना होगा। पूरी डेमोक्रेसी में ये। हमारे साथ मुकेश कुमार जी जुड़ गए हैं, नगर आयुक्त का। स्वागत है आपका। नमस्कार। एक तो हम आपसे यह जानना चाहते हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि समस्या क्या है। तो जो आमतौर पर पानी की समस्या है, सीवरेज ड्रेनेज की समस्या है, स्लम्स की समस्या है, नदियों में या जो जल स्रोत हैं उसमें जो गंदगी की समस्या है, उन समस्याओं का समाधान आप तो फंसे हुए हैं लगातार कि कूड़ा कचरे का निपटान कैसे हो। गाड़ी हड़ताल में चला गया तो वो वाला हड़ताल में चला गया, अब कभी किसी का झंझट, कभी किसी का झंझट। रास्ता क्या है? इतना लंबा समय जो 2 साल के आसपास आपने गुजारा नगर निगम में, रांची में नगर की दशा रहने लायक हो एक बेहतर नागरिक के लिए, तो क्या क्या करना चाहिए और नागरिक से क्या अपेक्षा करते हैं? रांची नगर निगम जो है लगातार प्रयास कर रहा है, और निश्चित तौर से जो इंस्टीट्यूशनल डेफिसिट है, इनफैक्ट जो संस्थागत जो
कमियां हैं इनफैक्ट, इसको डेफिनेटली कॉम्पनसेट करना वेरी नेक्स्ट डे अफेयर नहीं हो सकता। इसके लिए कलेक्टिव एफर्ट की ज़रूरत है और हम सब लोग उस फ्रंट के ऊपर काम कर रहे हैं। और जो आपने कहा कि अमूमन जो है कचरे की रोज़ दिक्कत है, कभी स्ट्राइक पे लोग चले गए, कई बार कंपनी जिसको काम दिया जाता है वो अपनी पूरी जिम्मेदारी से काम नहीं कर पा रहे हैं, वाटर बॉडीज़ का गंदा होना, उसका इंक्रोच हो जाना, ऐसी कई दिक्कतें हैं। इन फ्रंट्स के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। जब हमने ज्वाइन करा था उसमें बड़ा तालाब की जो स्थिति थी और आज की तारीख में जो बड़ा तालाब की स्थिति है वो एक कलेक्टिव एफर्ट है, बेसिकली एक एग्जाम्पल है कि विलिंगनेस से, कमिटमेंट के साथ कोई काम करके उसको प्रूव करा सकता है। अभी प्रभाकर अग्रवाल जी बता रहे थे कि पहले की स्थिति आपके आने के पहले, आज की तारीख में बड़ा तालाब का पानी जो है एंड टू एंड विजिबल है कम से कम। तो जब एक बार ये जब वीड को हटाने का काम कर लिया गया तो हम लोगों ने अब उसकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट के ऊपर काम करना शुरू किया, जिसमें कि एसटीपी को लेकर भी एक लंबे समय से टेंडर लंबित था जिसको हम लोगों ने निष्पादित किया। एसटीपी के लिए जगह दिलाना एक चैलेंजिंग काम था, क्योंकि जिस पैच पे वो काम हो रहा है, इनफैक्ट जो नालियों का पानी जो जा रहा है उस पर लगातार माननीय उच्च न्यायालय की भी मॉनिटरिंग हो रही है, तो एसटीपी का काम प्रारंभ हुआ है। तो मैं ये जरूर कहूँगा कि एक वे फॉरवर्ड है कि जहाँ पानी दिखाई नहीं पड़ता था, जलकुंभियों से आच्छादित रहता था, वो आज की तारीख में पानी दिखाई पड़ रहा है। और लास्ट ईयर की खबर जो है एक अखबार ने नहीं, अब तो कांके डैम का भी पानी दिखाई देता, वहां भी जलकुंभी। एग्जैक्टली, मैं उस पर भी आ रहा हूँ कि कांके डैम भी जो है छठ के समय में अमूमन क्या होता था कि रांची नगर निगम की टीम जो है अलग अलग तालाबों के ऊपर, वाटर बॉडीज के ऊपर किनारे के जलकुंभियों को क्लीन कर देती थी। हम सब पूजा अर्चना करते थे और फिर जो है फिर से वो जलकुंभियों से आच्छादित हो जाता था। पहली दफे मैं 2 ऐसे उदाहरण दूंगा आपको। एक कांके डैम का उदाहरण है आज की तारीख में, उसको हम लोगों ने 24/7 टीम लगाकर इनफैक्ट, और पहली बार आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होएगा कि वीड हार्वेस्टर जैसी एक इंपॉर्टेंट मशीन जो है रांची नगर निगम के पास नहीं हुआ करती थी। डेफिनेटली हम लोगों ने जो है इसमें राज्य सरकार से अनुमति ली, एक वीड हार्वेस्टर को हम लोगों ने इंगेज किया है रांची नगर निगम के भीतर। और कांके डैम जैसा महत्वपूर्ण जलाशय जो बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी में है, वो जलकुंभियों से ढका हुआ रहता था। छठ के पहले से हम लोगों ने उसके ऊपर काम लगाया और आज की तारीख में पूरा डैम, इनफैक्ट इंटायर डैम आप जाकर देखें तो आपको बिल्कुल क्लीन दिखाई पड़ेगा। एक और दूसरी रोचक बात है कि जगन्नाथपुरी जो मंदिर है, जगन्नाथपुर मंदिर जो है, उसके फुटहिल्स के नीचे एक वाटर बॉडी हुआ करती है। मैं खुद यहाँ पे तकरीबन 2.25 साल हो गए मुझे रहते हुए, कई बार मुझे लगा नहीं कि उसके भीतर कोई बड़ा सा तालाब होगा इनफैक्ट। और जब हम लोग अनुपम मिश्र जी की किताब पढ़ते हैं, आज भी खड़े हैं तालाब, बड़ा प्रासंगिक लिटरेचर है जो मुझे लगता है हर किसी जागरूक नागरिक को भी पढ़ना चाहिए, और एज एन ऑफिसर, एज एन इंडिविजुअल भी हम लोग भी उसको पढ़ते हैं, जिसमें तालाबों की खोजने का पूरा एक उपक्रम, कैसे पुरानी सभ्यताएं पुराने गांव तालाबों से आच्छादित रहते थे। मुझे वो किस्सा भी याद आया जब वीड हार्वेस्टर मशीन हम लोगों ने लगाई उसके ऊपर, ठीक छठ के पहले पहला तालाब था जिसको हम लोगों ने टेकअप करा, और जब पानी निकल कर आया और फिर उसकी ड्रेसिंग की और तैयारी करी तो लोगों ने इस बार मुझे बधाइयां दी कि सर सबसे अच्छा घाट जो था इस बार वो जगन्नाथपुर मंदिर के नीचे वाला तालाब है। इनफैक्ट अब हम लोग उसको और भी उसकी वाइडनिंग, उसकी डीपनिंग कर रहे हैं और गहरीकरण कर रहे हैं ताकि और उसको बड़ा और बेहतर बनाया जा सके। ये छोटे छोटे प्रयास हैं, कोई बड़ी उपलब्धियां नहीं है, इनफैक्ट ये उपलब्धियां भी नहीं है, लेकिन ये प्रयास है कि सामंजस्य से, कोऑर्डिनेशन से, विल से, विजन से चीजों को ठीक करा जा सकता है। जहां तक साफ सफाई का मसला है शहर के भीतर का, निश्चित तौर से एक बड़ा चैलेंज है। हम लोग तकरीबन 2.5 लाख हाउस होल्ड के साथ जो है काम कर रहे हैं इनफैक्ट, एंड रोज 10, 20, 50 घर जो है नए निर्मित हो रहे हैं। शहर का दायरा बड़ा होता चला जा रहा है। आरएमसी एरिया में रांची नगर निगम में कचरे के प्रबंधन के लिए कई बार प्रयास हुआ, रोज अखबारें भी लिख रहे हैं इनफैक्ट। इस बार भी जब हमने ज्वाइन करा तो कई सारे टेंडर्स जो है ऑलरेडी पाइपलाइन में थे, टेंडर फ्लोट कर दिए गए थे इनफैक्ट, और हम लोगों ने अलग अलग एजेंसीज को काम दिया। डेफिनेटली कोई एजेंसी परफॉर्म नहीं करती है तो सर्टेन वार्निंग्स के बाद जो है एक प्रक्रिया है कि हम उसको बहुत दिन तक जो है अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और एक अच्छी चीज जरूर करी कि हम लोगों ने उनके पेमेंट के ऊपर बड़ा नियंत्रण रखा। ये इस डिस्कशन में बहुत रेलेवेंट नहीं है, लेकिन जहां तक साफ सफाई का मामला है, इवन की एक एजेंसी को फायर करने के बाद भी ऑल ऑफ अ सडन जब 27 तारीख से लोगों ने काम करना बंद कर दिया, इसके बाद भी देखेंगे कि आज रांची नगर निगम के भीतर इतना ह्यूमन क्राइम नहीं है, डिस्पाइट कि हम अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ काम कर रहे हैं। जो एक प्रोफेशनल एजेंसी कर रही थी उसको हटाए जाने के बाद भी अगर 3 दिन में पूरे शहर में कचरे का अंबार लग जाना चाहिए था, वो स्थिति नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि हम लोग जो है 100% अचीव कर रहे हैं चीजों को, लेकिन ये बतलाता है कि आज की तारीख में नगर निगम ज्यादा तैयार है, ज्यादा तैयारी के साथ है। अन्यथा किसी बड़ी एजेंसी के कार्य छोड़ देने के अगले दिन हम पूरे शहर को कचरे के ढेर में तब्दील होता हुआ नहीं देख रहे हैं अगर, और ठीक है घंटे 2 घंटे की देरी से, 1-2 दिन की, 3 दिन के विलंब से इनफैक्ट अगर चीजें क्लीन हो जा रही हैं तो ये बतलाता है कि हम लोग पहले से बेहतर तरीके से तैयार हुए हैं। लेकिन मैंने बताया आपको कि एक संस्थागत डिफिसिट है, मैन पावर शुरू से कम रहा है, इनफैक्ट उसके इंप्रूवमेंट के ऊपर काम किया जा रहा है। ऑफिसर्स की बड़ी कमी है टाइप का, जो सैंक्शन पोस्ट है बहुत कम है इनफैक्ट।
आपको जानकर बड़ा एक आश्चर्य होगा कि रांची नगर निगम के भीतर मेरे अलावा 4 टोटल कुल 4 प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी काम करते हैं, यानी कुल 5 मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा से हूं, रांची नगर आयुक्त हूं, और हमारे अलावा 4 और प्रशासनिक सेवा के, राज्य प्रशासनिक सेवा के ऑफिसर हैं, और उसके बाद टीम है, कॉन्टेक्चुअल स्टाफ्स हैं, एस्टैब्लिशमेंट है, सफाई कर्मी हैं, ऑल है। तो कई सारे ऐसे, जैसे मैंने इक्विपमेंट का उदाहरण दिया कि वीड हार्वेस्टर नहीं है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कोई डिसिल्टेशन मशीन हमारे पास नहीं है जिसमें हम तालाबों का गहरीकरण कर सकें। ये जो गाद और दुनिया भर का मलबा सालों साल वर्षों से जमा हो गया है, उसको क्लीन करने के लिए, चूंकि पानी को आप डी वाटरिंग करके सुखा के तालाब साफ नहीं कर सकते हैं, वो एक बड़ा संकट क्रिएट करेगा, वाटर टेबल को डाउन करेगा। तो मैंने पूछा कि आखिरी समय में बड़ा तालाब कैसे क्लीन किया गया था, तो लोगों ने वर्षों पहले की कभी कहानी याद दिलाई, आई डोंट नो कितना ऑथेंटिक है, कि सर एक जमाने में जब क्लीन हुआ तो डी वाटरिंग कराई गई उसकी, उस बड़ा तालाब से पानी को छोटे तालाब में ले गए और उसके बाद जो सुखाकर फिर उसको उसके गाद वाद की सफाई करी गई। ये अवैज्ञानिक प्रक्रिया है। एग्जैक्टली। तो ये हम लोगों ने तय किया कि करने के बाद भी उन्होंने किया, हम लोगों ने तय किया कि पहले हम लोग वीड हार्वेस्टर से इसको क्लीन करें, एसटीपी का टेंडर जो पेंडिंग है उसको डिस्पोज ऑफ करें। जितना भी वक्त लगेगा, एक बार एसटीपी आ जाएगा तो जो वाटर का ट्रीटमेंट अगर होगा तो बहुत हद तक उसको हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। और जिसको हम लोग कहते हैं कि बाहर की गंदगियों को अगर एक हद तक हम लोगों ने नियंत्रित कर लिया, जो आज की तारीख में तुलनात्मक रूप से बहुत बेहतर हुआ है, काफी चीजों के ऊपर अंकुश लगाया गया, तो हम लोग जो गाद है उसके लिए डिसिल्टेशन मशीन भी प्रोक्योर करने जा रहे हैं इनफैक्ट, ताकि जो है उसको पानी को बचाते हुए, पानी को रखते हुए उसको हम लोग क्लीन कर सके, उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। उसमें एक सवाल है कि वार्ड कमिश्नर को इन चीज़ों को ज़्यादा समझना चाहिए। वो सवाल हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं, हमारे दिमाग में सवाल उठ रहा है, एक ब्यूरोक्रेट ही क्यों यह करेगा, उसी के दिमाग में आइडिया क्यों आएगा। ये वो पहले सोचे होते, किए होते तो आज स्थिति खराब इतनी नहीं होती। दूसरे जो हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो रांची में जल स्रोत हैं, जो तालाब हैं, जिस खरे तालाब की आप बात कर रहे हैं, उन तालाबों की स्थिति ऊपर से क्लीन तो हो गई, लेकिन उनका डेप्थ घटा है, डिसल्टेशन मस्ट है, बगैर उसके नहीं होगा। दूसरे ये कि बोरिंग जिस ढंग से कराते जा रहे हैं लोग 1000 फीट 2000 फीट, ये समाधान है क्या पानी का? पानी का तो कोई अस्थायी समाधान ढूंढना पड़ेगा ना। क्या समाधान होगा? आपका कांके डैम सिल्टेशन से भर गया, आपका हटिया डैम सिल्टेशन से भर गया, आपका रुक्का भी भर रहा है, रुक्का के बारे में भी चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन रुक्का की भी लगभग वही स्थिति है। मैं आपके प्रश्न पे आ जाता हूं। एक तकनीकी इसका उत्तर है, दूसरा जो एक व्यवहारिक जो कठिनाई है उसको। तकनीकी इसमें मेरे पास समय कुल मिला के 2 ही मिनट है आपके। मैं इसमें एक दिक्कत क्या आती है कि यहाँ पे आज भी जुरिडिक्शन जो है हमारा ना, क्षेत्राधिकार है, जैसे जिस सड़क से होकर मैं आया हूँ तो जिस सड़क से मैं होकर आ रहा हूँ वो रोड डिपार्टमेंट की सड़क है फॉर एग्जांपल, है ना। जो सड़क खोद दे रहे हैं वो अलग एक डिपार्टमेंट जो है, अगर कोई गैस पाइपलाइन जा रही है तो वो उसको अलग एजेंसी आके खोद रही है टाइप का। डेफिनेटली परमिशन हम लोग देते हैं, लेकिन टेलीफोन की लाइन कोई लगा रहा है, कभी जुटको की तरफ से कार्य हो रहा है, हर सरकार के विभाग है, अंग है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा। मैं जो कह रहा हूं, जैसे कांके डैम है तो वो वाटरवेज डिपार्टमेंट उसको ओन करती है, टूरिज्म डिपार्टमेंट उसको डेवलप कर रही है, और क्लीनिंग का काम जो है कॉर्पोरेशन करा रहा है, और 90% ट्वीट जो है वो हमारे हिस्से आ रहे हैं टाइप का। तो कई बार लोगों को ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि आखिर ये किसकी जिम्मेदारी तय होनी है टाइप का। हमने भी जो उच्च स्तर पे इन चीजों को रेज किया है, और बहुत जल्द जो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक करा के इसको भी रिजॉल्व करने की बात कही गई है। लेकिन जितनी वाटर बॉडीज के डिसिल्टेशन की चर्चा करी, वो एक बड़ा मेजर कंसर्न है। ऊपर से साफ सफाई, पानी की सफाई नहीं होती है, डेफिनेटली उसके और गंदगी को रोका जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो डैम है वो लाइफलाइन है। और जो डी बोरिंग का सवाल है, डी बोरिंग का सवाल जो है उस पर हमारी बड़ी स्पष्ट राय है। बोर्ड में मैं लगातार कहता रहा हूं कि ये फ्यूचरिस्टिक प्लान नहीं हो सकता है। अगर आज हम लोगों ने इसको बंद नहीं किया तो आने वाले समय में रांची के लोग पानी के लिए तरसेंगे, जो ऑलरेडी स्थिति मोराबादी में, कांके में प्रारंभ हो गई है। तो नल जल योजना भी उतनी खतरनाक है आने वाले दिनों में। राज्य सरकार ने एक निर्णय लिया है कि हर घर को जो है निःशुल्क कनेक्शन देकर, इनफैक्ट वाटरिंग जो मीटरिंग सिस्टम है उसको लागू किया जाए। आपको जानकर एक दुखद आश्चर्य होगा, मैं बता रहा हूं कि कई जगहों पे इसका इसलिए भी विरोध है कि अगर कल को हम कनेक्शन ले लेंगे तो हमारा जो है, एक तो मीटर पानी का पैसा देना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात कि जो डीप बोरिंग और अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स हमने कर रखे हैं वो बंद हो जाएगा।
तो कई लोग पानी का कनेक्शन नहीं ले रहे हैं। मैं ऑन कैमरा भी ये बात कहना चाहता हूं, लगातार मैं कह रहा हूं कि जो लोग भी इस मीटरिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे, निःशुल्क कनेक्शन राज्य सरकार उपलब्ध करा रही है जुडको के माध्यम से, और सभी घरों को उपलब्ध कराया जाना है। जो लोग इसका हिस्सा नहीं लेंगे उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो पानी ला कहां से रहे हैं। और मैं आपके जरिए ऑन कैमरा पुनः लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मोहल्ले के घर के एक घर का डीप बोरिंग जो है वो आने वाले समाज को पानी की कमी से बेपानी कर देगा, बेपानी कर देगा वो आपको। इसलिए इसको कोई प्रशासनिक कोई केवल औजार के तौर पे नहीं देखा जाए, समाज को भी आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। कि डीप बोरिंग जो है एक घर अगर करता है तो पूरा मोहल्ला पूरा टोला उससे परेशान होता है। तो नगर निगम भी जो है इसीलिए सूख गए। एक्सेप्शनल रीजन के अलावा हम लोग इसको इंकरेज नहीं कर रहे हैं, बहुत आपवादिक परिस्थितियों में कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने इस बार निर्णय लिया कि टैंकर से चाहे जितना पानी पहुंचाना पड़े, डीप बोरिंग को हम लोग जो है इंकरेज नहीं करेंगे। दो और छोटे छोटे सवाल कम समय में जवाब दीजिए। एक तो सीवरेज ड्रेनेज ट्रीटमेंट, एसटीपी की जो बात हम कर रहे हैं, नदियों में आपने पानी ऐसे ही डाल दिया है, वो ट्रीटमेंट का क्या होगा? वाटर मैनेजमेंट यानी सीवरेज ड्रेनेज के पानी को ट्रीट करके रीयूज के लिए ले आया जाए, ये उपाय हो सकता है। और कचरा निपटान के जी, पहली दफे जो है इनफैक्ट आज तक रांची के भीतर कहीं कोई सीवर लाइन नहीं बिछाई गई। ये भी बतौर नागरिक भी हम लोग को जानना चाहिए, और बतौर जो है अलग अलग पोजीशन पे हम सब लोग काम कर रहे हैं, सोसाइटी के अलग अलग तरीकों से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज तक कोई सीवर लाइन जो है शहर के भीतर नहीं बिछाई गई। पहली बार जोन फर्स्ट, जिसमें तकरीबन जो है 8 से 9 वार्ड आते हैं, जो बरियातू से प्रारंभ हुआ है, हम लोगों ने सीवर लाइन के ऊपर काम प्रारंभ हुआ था। नॉट सेइंग कि काम नहीं प्रारंभ हुआ, बट वो भी एक जोन के लिए प्रारंभ हुआ था, काम बंद हो गया, खत्म हो रहा है। मैं बढ़ा नहीं सकता, अगली बार के लिए रखता हूँ, आप देर से आए। एक चीज तो है, किसी भी सरकार के भरोसे बैठ करके ना अपना स्वास्थ्य ठीक रख सकते हैं, ना अपनी शिक्षा ठीक रख सकते हैं, ना आप बेहतर ढंग से रह सकते हैं। आपकी भी जिम्मेदारी है, दोनों एक साथ अगर मिले तो मिले सुर मेरा तुम्हारा, सुर बने हमारा। तो ये सुर बने हमारा अगर होगा तो स्थितियां बदलेंगी और नगर सचमुच बेहतर बनेगा। क्योंकि समय कम है, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार।